और बहुत ही रिस्पेक्टफुल टॉपिक है। ऐसे टॉपिक सारे रिस्पेक्टफुल होते हैं। तो इससे पहले आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा टॉपिक होगा? आज जो स्टार्ट करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नया इलेक्ट्रिक एक नया वेक्टर फील्ड से आपके सामने आ रहा है। इससे पहले हम लोग जो वेक्टर पढ़े थे कौन सा? फोर्स वेक्टर। अब उसके बाद एक नया वेक्टर ऐड हो रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड होता है उसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड होता है, यानी कि एक ऐसा फील्ड रीजन जहां पर कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यदि रीजन नहीं होगा फील्ड का तो वहां पर चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो देखिए यहां पर सब लोग यहां पर देखिए और नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझते हैं, थोड़ा खतरनाक टॉपिक है। फोर्स के साथ साथ ये भी बहुत खतरनाक है। और जब टॉपिक खतरनाक हो तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा देंगे और ये भी करेंगे। क्या? ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है। मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक कैंडल है, पूरा रूम बंद है, पूरी तरह से पैक है, कहीं से कोई रोशनी नहीं आ रहा। और एक कैंडल को आप जलाते हैं, छोटा कैंडल है, तो छोटा कैंडल का आप ऐसे सोचिए कि लाइट आपको पढ़ना होगा। मान लीजिए उस कैंडल के सहारे आपको पढ़ाई करना होगा, तो आप कहाँ बैठेंगे? कैंडल के पास बैठेंगे या कैंडल से दूर बैठेंगे? पढ़ना है तो पास बैठेंगे टाइम पास करना है, ठीक है। और कहेंगे कि हमको दिखाई नहीं दे रहा, इस कैंडल से मेरा काम नहीं हो सकता है। तो फिर उससे जवाब आएगा लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट लैम्प के नीचे पढ़ लिए थे, तो स्ट्रीट लैम्प था ना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको यदि चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज करना है तो जहाँ सोर्स है उसके पास आप रहेंगे, ठीक है। सोर्स के पास रहने से आपको सफिशिएंट लाइट मिलेगा जो कि आपको उस वर्ड को पढ़ने के लिए ज़रूरी होगा। जैसे आप दूर जाएंगे सोर्स से तो लाइट का इंटेंसिटी डिक्रीज करेगा। ये इस बात को प्रूफ करता है कि दूर जाने कर हम पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। इससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि दूर जाकर पढ़ने से चूंकि सफिशिएंट लाइट नहीं मिल रहा है उसके कारण तो हम नहीं पढ़ पा रहे। इसका मतलब क्या हुआ? सोर्स के पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका इंटेंसिटी घटता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा पोजीशन आएगा जब काफ़ी दूर चले जाएंगे तो उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, है ना। उसका इफेक्ट जीरो हो जाएगा, वो वहाँ पर पता ही नहीं होगा कि हाँ इस सोर्स के कारण भी वहाँ लाइट पहुँच रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को एकदम माइंड में रखना है और यही कॉन्सेप्ट दो तीन चीज़ों में काम करेगा। एक तो इंटेंसिटी में काम करेगा, एक उसके फोर्स में काम करेगा, एक उसके इफेक्ट में काम करेगा। ये तीनों में काम करेगा और साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा पावर वगैरह यूज़ करेंगे, निकालेंगे, वहाँ भी यूज़ होगा। तो जैसे हमको ये कहना है कि सोर्स के पास लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम है, आप वहाँ पर बड़ा कैंडल भी रखें या छोटा कैंडल रखें, उनका पैटर्न एक ही होगा। पैटर्न क्या है कि यदि सोर्स के पास लाइट का इंटेंसिटी ज़्यादा होगा और दूर जाते जाते उसका इंटेंसिटी घटेगा। साथ ही साथ एक और पैटर्न क्या है कि लाइट सोर्स जो होगा वो लाइट को स्प्रेड करेगा स्फेरिकल शेप में, इमेजिनरी स्फेरिकल शेप में करेगा। तो मान लीजिए सोर्स के पास हमने एक स्फेयर बनाया इमेजिनरी, तो उस स्फेयर के सरफेस पे जो लाइट इंटेंसिटी होगा वो ज़्यादा होगा और यदि स्फेयर बड़ा बनता जाएगा, उसका रेडियस बड़ा होता जाएगा तो वो इंटेंसिटी घटता जाएगा, ठीक है। वो इमेजिनरी एक स्फेरिकल शेप का होगा, ये हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि हम कैंडल को यहाँ जलाएंगे, लाइट ऑन करेंगे, मतलब कैंडल को जलाएंगे तो सिर्फ वो इस डायरेक्शन में लाइट देगा या सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव एक्स में डायरेक्शन में लाइट देगा या अपवर्ड में देगा। वो पूरी तरह से 360 डायमेंशन में देगा और पूरी तरह से कैसा शेप की इंटेंसिटी होगी उसकी, वो स्फेरिकल शेप में होगा। मतलब सब तरफ वो सेम इंटेंसिटी के साथ लाइट देगा। मतलब सोर्स से हम आर रेडियस पे जा करके एक स्फेयर लेंगे तो स्फेयर के किसी भी सरफेस पर आपको उस सोर्स के कारण लाइट का इंटेंसिटी कांस्टेंट मिलेगा। मेरी बात समझे? वो चेंज कब करेगा? जब रेडियस चेंज करेगा और ऑब्वियसली जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इंटेंसिटी
घटता जाएगा। और यही चीज किस में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी होता है। जैसे जैसे सेपरेशन बढ़ता है वो आपका फोर्स घटेगा। अब यहाँ पर एक चीज और समझना है कि वहां पर लाइट सोर्स था, लाइट सोर्स में मान लीजिए हमने छोटा कैंडल यूज किया, 10 रुपए वाला कैंडल यूज किया, तो उसका इंटेंसिटी, उसका लाइट का रेंज कम होगा। यदि हम 20 रुपीज वाला कैंडल यूज करेंगे तो उसका रेंज और ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर हाइलोजन लाइट मान लीजिए कि जो 500 वाट का होता है उसको जलाएंगे तो वो और दूर तक जाएगा, लेकिन पैटर्न सेम होगा। पैटर्न सेम क्या कि सोर्स के पास लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका लाइट का इंटेंसिटी घटता जाएगा। ये सब जगह होगा। हाँ, ये बात अलग है कि यदि हम हाइलोजन लाइट जो यहाँ ऑन कर रहे हैं तो उसका डिस्टेंस, इंटेंसिटी जीरो होने का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर होगा एज कंपेयर टू 10 रुपीज़ के कैंडल के। ठीक है, इसका मतलब है सोर्स के पास कितना, उसके पास लाइट स्प्रेड करने की एबिलिटी है, कितना उसका मतलब उसके पास जो सोर्स है, सोर्स कितना स्ट्रांग है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके पास चार्ज कितना है। जैसे 1 कूलम चार्ज का यदि कोई सोर्स है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसके पास 1 कूलम चार्ज है, तो उसका जो फील्ड रीजन होगा 2 कूलम चार्ज के रिस्पेक्ट में कम होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज, हमारा जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो हमारे लिए यहाँ पर एक अलग आइडेंटिफिकेशन हो गया, एक अलग से पैरामीटर हो गया कि यदि चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसके फील्ड का रीजन ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसके फील्ड का रीजन कम होगा। कैसे, जैसे कैंडल का छोटा कैंडल होगा तो उसके लाइट का इंटेंसिटी का रीजन कम होगा, और यदि बड़ा कैंडल होगा तो उसके लाइट का इंटेंसिटी का रीजन बड़ा होगा। उसी तरह हम इसको समझ पाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हम इसको ऑब्जर्व भी करेंगे प्रॉपर्टीज में। तो अभी हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा क्या, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, कैपिटल क्यू, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज इसलिए क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का बात ही नहीं है। जैसे कैंडल का जो लॉ है वो पॉइंट की तरह हम ट्रीट करा सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी ये हम एक पॉइंट चार्ज बता रहे हैं। अब पॉइंट चार्ज का कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट किए, मतलब उसके पास चार्ज के पास मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, अच्छा खासा मैग्नीट्यूड है। तो एक इसका रीजन होगा, स्फेरिकल शेप का रीजन होगा, मतलब ऐसे शेप का भी होगा। मान लीजिए यहाँ कैंडल का यदि फ्लेम होता तो वो पूरी तरह से लाइट देता, उसी तरह ये यहाँ पर है। अब इस रीजन में मान लीजिए कि कोई हम यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं Q0, ठीक है, और इसका नाम हम रख रहे हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्यों रख रहे हैं? टेस्ट चार्ज मतलब जिस पर स्टडी किया जाएगा, मतलब इस चार्ज पर हम स्टडी करेंगे कि क्या हो रहा है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड के चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चार्ज का नेचर चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चार्ज को हम दूर ले जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा और नज़दीक ले जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि इसको स्टडी किया जा रहा है इसलिए इसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। हाँ, ये बात एकदम क्लियर है। आप ये मान के चलें कि कैपिटल क्यू इज फार फार ग्रेटर देन Q0, ठीक है, समझ गए। तो ये बड़ा हमारे पास कैंडल है, ये छोटा कैंडल है, बहुत छोटा कैंडल, ये बड़ा कैंडल, ठीक है। अब क्या होगा कि इसका एक रीजन है। अब ये क्या फील किया गया कि ये इसके यहां पर लाया गया और ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हमने R मान लिया। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो होगा जिसको हम क्या मान रहे हैं, स्मॉल r मान रहे हैं। और इस पॉइंट को मान लीजिए O और इस पॉइंट को मान लेते हैं P, ठीक है। यानी OP का वैल्यू कितना होगा, OPR, ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्जर्व किया गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में, किसे, इस चार्ज के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है F, और ये F जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, K कैपिटल Q0 बाई R², ठीक है। यदि एरो ना ले तो मैग्नीट्यूड की बात होगी, इतना होगा वो मैग्नीट्यूड फोर्स का। डायरेक्शन की बात अभी हम थोड़ी देर के लिए नहीं कर रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड का एक फोर्स एक्ट करेगा इस चार्ज पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे करते हैं, ये तो फोर्स हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं कि जब हमारे पास एक हाई इंटेंसिटी का चार्ज हो, हाई इंटेंसिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा,
एक अच्छे इंटेंसिटी का, हाई इंटेंसिटी का चार्ज होगा, उसका अपना एक रीजन होगा। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड का रीजन होता है, उसी तरह इसका भी अपना एक फील्ड होगा। हर चार्ज के पास अपना एक फील्ड होता है, और वो फील्ड इस बात पर डिपेंड करता है, फील्ड का रेंज, कि उसके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है। अब यदि कोई चार्ज दूसरे चार्ज को सेम नेचर का हो या अपोजिट नेचर का हो, उस चार्ज को हम यदि उसके पास लाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। और वो फोर्स किसके थ्रू लगाया गया? वो पॉइंट चार्ज के कारण। तो हम ये मानते हैं, हम ये कहते हैं कि इस फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल ने एक रीजन क्रिएट किया है, एक फील्ड क्रिएट किया है, जिस फील्ड में इस चार्ज पर फोर्स लग रहा है। उस चार्ज के फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, और उस फील्ड को, उस रीजन को, जो कि इमेजिनरी शेप एंड साइज का है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का समय आ गया। तो चूंकि वो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस करता है ना, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिपेंड करेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि बॉडी पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, मतलब पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मान लीजिए एक सेकंड के लिए कि यहाँ ये चार्ज है, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट ये पी पॉइंट पर रखने पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है इसके कारण, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके फील्ड में नहीं है ये। ठीक है। तो कहीं ना कहीं फोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इसी तरह डिफाइन किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल किस पर? ठीक है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एट ए पॉइंट डिवीजन में चार्ज एट दैट पॉइंट। इस बात को समझ पा रहे हैं कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, और डिवाइड किससे करेंगे? उस पॉइंट पे जो चार्ज है उससे। ठीक है। तो ये एक जनरल हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहां पर अब एक क्वेश्चन उठता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, और फोर्स का डायरेक्शन अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। और ये बात किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ चार्जेस। नेचर ऑफ चार्जेस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब ये चार्ज का क्या नेचर है और ये चार्ज का क्या नेचर है, दोनों पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो रेडियली आउटवर्ड होगा, और यदि ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो रेडियली इनवर्ड होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। तो यदि ये नेगेटिव नेचर का है, ये पॉजिटिव नेचर का है, तो अट्रैक्टिव होगा रेडियली इनवर्ड, क्योंकि ये एक सेंटर क्रिएट कर रहा है, इसके अराउंड में एक स्फेरिकल शेप में एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। अब यदि यहाँ पर माइनस है और ये प्लस है, तो रेडियली इनवर्ड। यदि ये प्लस है और ये प्लस है, तो रेडियली आउटवर्ड। दोनों नेगेटिव है तो रेडियली आउटवर्ड, और दोनों पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड। समझ पाए ये? और इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम लाइंस में आएंगे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों होगा ऐसा। ठीक है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग हम चले, तो यहां पर हम लिख सकते हैं, तो क्यू नॉट लिख दिया। तो अब यहां से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E बराबर के कैपिटल क्यू नॉट डिवीजन में आर स्क्वायर डिवीजन में क्यू नॉट, और ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए ये हम आर कैप लेते हैं। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये है यूनिट वेक्टर। याद है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर टेकन in radially outward direction, in radially outward direction of from the point charge कैपिटल Q। इस बात को आपको समझ के रखना, ध्यान से समझना है। अब यहां पर आते हैं क्यू नॉट। तो यहां पर हम जो डायरेक्शन देंगे वो आर कैप का डायरेक्शन है। आर कैप किसका डायरेक्शन है?
जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब यहां से क्यू नॉट, इस क्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा, यहां क्यू नॉट स्क्वायर लिखना है, क्या लिखना है, कट जाएगा। कुछ लोग बहुत ध्यान से नहीं काटते, तो आर कैप, इसका मतलब है कि ई का डायरेक्शन के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। इसका मतलब है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड will be direction of electrostatic force, इसमें भी कंडीशन है, ये कब होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब होगा, ध्यान से देखें यहां पर। ध्यान से देखिए कब होगा, जैसे क्या लिखे हैं, E इज इक्वल टू लिखे हैं क्या, F बाई क्यू नॉट। दिस इंप्लाइज F इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई होगा, क्यू नॉट ई होगा ना। अच्छा, अब जो डायरेक्शन हमारा E का है वही डायरेक्शन फोर्स का है, कब, जब क्यू नॉट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन ऑफ E विल बी द डायरेक्शन ऑफ F इफ Q नॉट इज पॉजिटिव। ठीक है, अब मान लीजिए इफ Q नॉट इज नेगेटिव, हो सकता है ना, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट होगा। अरे मेरी बातों से आप सहमत हैं? सो इफ क्यू नॉट इज नेगेटिव देन द डायरेक्शन ऑफ, बोलिए, डायरेक्शन ऑफ F विल बी अपोजिट टू E। बोलिए लिखिए रहे तो बोले कुछ, ठीक है, मतलब E इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा फोर्स का डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा और फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड। अब आपको छोटा सा यहां पर बता देते हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में उसको प्रॉपर्टीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बोला था कैंडल का जो सोर्स लाइट है, तो वहां से लाइट सोर्स से सराउंडिंग को जाता है कि सराउंडिंग से सोर्स को जाता है, सोर्स से सराउंडिंग को जाता है। तो यदि पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट चार्ज यदि पॉजिटिव है, कौन, पॉइंट चार्ज यदि पॉजिटिव, मतलब जिसके कारण पूरा कहानी हो रहा है, उस कहानी का सेंटर पॉइंट, वो इस पूरे कहानी का हीरो कौन है, ये। तो ये यदि पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगे, रेडियली आउटवर्ड जाएंगे और सारे डायरेक्शंस में जाएंगे, मतलब 360 डायरेक्शन में घूमेंगे, मतलब सब तरफ जाएंगे। तो अब चार्ज पार्टिकल यहाँ है तो इसमें फोर्स लगेगा। तो अब ये समझिए कि यहाँ पर यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन हमेशा सोर्स से सराउंडिंग के लिए होगा, और यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन, फील्ड लाइन का डायरेक्शन सराउंडिंग से सोर्स की तरफ होगा, क्योंकि वो सारे को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा लिए हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब है कि इसका इलेक्ट्रिक लाइंस रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, लेकिन यदि यहां पर नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन जस्ट उसके अपोजिट। आप देख लीजिए, माइनस लग गया, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां फाइनली आप F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू नॉट इंटू माइनस वेक्टर E लिखेंगे ना, वेक्टर E माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी डायरेक्शन E का होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स का होगा। ये
तब होगा जब ई नॉट यानी टेस्ट चार्ज का नेचर कैसा है, नेगेटिव है। बात समझ पाए हो? ठीक। अब एक चीज थोड़ा सा और समझ लीजिए कि जैसे E बराबर हम क्या लेते आए हैं, F बाई क्यू नॉट लेते आए हैं, और F को हम कैसे लेते आए हैं, K क्यू नॉट बाई R वेक्टर का मॉड का स्क्वायर लेते आए हैं, और यहां ली है क्या, R कैप लेते आए हैं, ऐसा लेते आए हैं कि नहीं बताइए, और इनटू यहां क्यू नॉट लिख सकते हैं ऐसे। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, अब यहां पर क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हम क्या लिखेंगे यहां, के क्यू बाई आर वेक्टर का मॉड का स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है। अब यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे के क्यू बाई आर वेक्टर का मॉड पे पावर 3 इंटू आर। ठीक है। तो इसका मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। मेनली जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े हैं ये F इज इक्वल टू एम ए, उसी तरह कुछ यहां कहानी है, F इक्वल टू एम ए। तो यहां क्या लिखेंगे, F इक्वल टू, ठीक है। अब एक विषय ये माइंड में उठता है कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा या फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। यदि हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन होगा या फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। देखिए F इक्वल टू एम ए में यदि बॉडी पे फोर्स लगेगा नेट फोर्स तो एक्सेलरेशन होता है, इसलिए नेट फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। मतलब नेट फोर्स पहले होता है, इंपॉर्टेंट नेट फोर्स है, नेट फोर्स का डायरेक्शन तय करेगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है। उसी तरह यहां पर थोड़ा उल्टा होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करेगा कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, उससे उल्टा है। समझ पाए इस बात को? यहां पर क्या है, F इक्वल टू एम ए में यदि नेट फोर्स नहीं एक्ट करेगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं जनरेट होगा तो फोर्स नहीं एक्ट करेगा। समझ पाए? ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये सोर्स, ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है ये लो इंटेंसिटी का है, इसका रीजन यहीं आके समाप्त हो गया, इस पोजीशंस पे आके उसका रीजन समाप्त हो गया, मतलब बहुत लो इंटेंसिटी का था। तो आप जैसे कह रहे थे ना कि हम दूर डिस्टेंस पर पढ़ नहीं सकते, तो दूर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी जीरो हो गया। उसी तरह यहाँ पर यदि पॉइंट चार्ज बहुत लो इंटेंसिटी का है तो उसका रीजन यहाँ तक आके जीरो हो गया। मान लीजिए अचानक तो जीरो होगा नहीं, धीरे धीरे फाइनल आकर जीरो होगा। ठीक है। तो उसके बाहर ये चार्ज पार्टिकल है, यानी कि ये टेस्ट चार्ज जो है उसके बाहर है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस तो करेगा नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो है इसके पास, लेकिन फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन मतलब एक्टिव है, सबसे पहले एक्टिव है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, फोर्स नहीं है। लेकिन F इक्वल टू एम ए में यदि फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। मेरी बात को समझ पाए डिफरेंस को? तो ये उसी तरह से एक सिमिलर रिलेशन है। हाँ, इसमें और इसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज नेगेटिव हो सकता है, उसका नेचर अलग हो सकता है। ठीक है। तो एक मेजर डिफरेंस यही है। आराम से पहले राइट डाउन कीजिए बढ़िया से, स्टेप बाय स्टेप पॉइंट वाइज लिखा देते हैं सब कुछ। यदि मेरी बातों से सहमत ना हो तो बोल सकते हैं। मतलब 90% केसेस में आपको जो सोर्स चार्ज है, इसको हम लोग पॉइंट चार्ज भी कहते हैं और सोर्स चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि इसके कारण जो डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसके कारण यहाँ पर जो पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, इसके कारण भी क्रिएटेड रीजन होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इस सोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड से कम है, तो इसका रीजन भी छोटा होगा ना। इसका रीजन छोटा होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका जो रीजन है, मान लीजिए सपोज करें ये उसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, लेकिन चूंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है तो इसका रीजन बड़ा है। तो आप हमको ये बताएं कि ये तो क्लियर है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होगा और उस रीजन में किसी चार्ज को रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका जो रीजन है, इस रीजन में तो ये चार्ज नहीं है,
तो ये चार्ज जो है इस चार्ज के कारण तो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। हाँ, इस चार्ज के रीजन में ये चार्ज है तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये बात डिपेंड करेगा कि इसका नेचर क्या है और वो पॉइंट चार्ज का नेचर क्या है। मैंने जैसा बोला 98% 99% केसेस में हम लोग पॉइंट चार्ज को पॉजिटिव लेके चलते हैं। ठीक है, आप नेगेटिव ले सकते हैं, हम बता चुके हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि वो पॉजिटिव है, लेके चलते हैं 99% केसेस में पॉजिटिव लेके चलते हैं, तो ये पॉजिटिव है और ये वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होगा। लेकिन यदि ये नेगेटिव है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड है, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? रेडियली इनवर्ड। उस केस में फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट होगा, जो हम लोग देख चुके हैं। समझ पाए इस बात को? तो उसके अपने रीजंस में हम लोग फॉर्म कर पाएंगे, मतलब देख पाएंगे कि हम किसको ले रहे हैं। और जैसा उसने पूछा, यदि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो हम किसे स्टडी कर रहे हैं ये डिपेंड करता है, वहां सिस्टम हमारे लिए कौन है। ठीक है, ये इस केस में सिस्टम हमारा वो है, और जब उसमें हम लोग देखेंगे तो किसको सिस्टम मान रहे हैं, क्योंकि उस पर लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे। सिस्टम किसको कहेंगे? अल्टीमेटली